अग्निवीर योजना फ्लॉप योजना है, इसका कोई औचित्य नहीं था। इंडिया गठबंधन तो देखिए मौका परस्त लोगों का एक समूह है। जहाँ पे सरकार के सामने विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होगा। कोई लोकल मुद्दा नहीं है और देश की विकास की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है। मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति को जा रहा है। पैसा देने पे भी काम करने के लिए नहीं। कितना तनख्वाह दे रहे हैं, कितना चाहिए? अरे आइए अब चलते हैं इनके पास और जानते हैं आगामी चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? संतोष सेठ। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। यहीं बनारस के हैं? जी बनारस के हैं। सर इस बार बिजनेस में पिछले 10 सालों में क्या बिजनेस के माध्यम से लोगों की आमदनी दुगनी हुई है? आमदनी तो जो पहले थी वही है और चोर बाजारी बंद हो गई है। जीएसटी आने के कारण हर आदमी ईमानदारी से अपनी जीएसटी पे कर रहा है, जिससे देश का भला हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। टैक्स तो पहले भी दिया जाता था हर एक सामानों पे, इनडायरेक्ट टैक्स वो भी दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है वो। जैसे हम लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसमें पहले से जीएसटी या पहले वैट लग जाता था, आज भी लग जाता है। तो बात तो वही है ना कि हम अगर कान ऐसे पकड़ें चाहे वैसे पकड़ें, हम अगर टैक्स देंगे तो हम सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे, और अगर टैक्स नहीं देंगे तो अपने आप को मजबूत करेंगे। तो अगर हम राष्ट्र हित में अगर कहीं भी प्रेरणा रखते हैं तो हमको जीएसटी देना पड़ेगा और इससे सबका भला है। इस बार बनारस में जो वोटिंग होगा लोकल मुद्दे पे होगा या राष्ट्रीय? कोई लोकल मुद्दा नहीं है और देश की विकास की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, और इससे जो है 10 लाख पार की इस बार योजना है और वो पूरी कामयाब होगी। डबल इंजन की सरकार में वाकई महिला सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित। आप देख लीजिए आज महिलाएं हमारी बहनें जो हैं रात को 8 बजे आप निकलेंगे तो चहलकदमी करते हुए नजर आएंगी। इसके पहले तो जो सरकार थी पिछली सरकार में कहीं न कहीं रोज़ हम अखबार खोलते थे तो एक न एक घटना हमारे सामने आती थी कि फलाने जगह ये हो गया, ढकाने जगह। पिछले साल नवंबर में बीएचयू में आईआईटी रेप कांड हुआ था, आपको कुछ जानकारी है? जी जानकारी है। इसमें जो भी अभियुक्त थे वो गिरफ्तार हुए हैं। उनके तो अभियुक्त कहाँ से किस संगठन से जुड़े थे इसका पता है? ये भी पता है। किस संगठन से थे? जो बीजेपी से ही थे। कार्रवाई होने में इतना लेट क्यों हो गया? देखिए जब संज्ञान में आया, अपराधी कभी ये नहीं बताता है कि मैं अपराधी हूँ। जब संज्ञान में लिया गया तो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया और उनके प्रति कार्रवाई की गई। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जानकारी में जब था तो विपक्ष ने ऐसा आरोप लगाया कि वो घूम घूम के चुनाव प्रचार कर रहे थे मध्य प्रदेश का। जब प्रचार पूरा हो गया उसके बाद उनको सरेंडर करवा दिया गया। देखिए हमने बताया ना कि अपराधी होता है, और जब संज्ञान में आया कि हम कुछ कार्यकर्ता उपद्रवी तत्व के ऐसे हैं जो हमारे बीच में रह के और हम पार्टी का नाम बदनाम करना चाहते हैं, उस समय पार्टी आला कमान ने उनको हाथरस में भी एक घटना ऐसी हुई थी, महिला को जला दिया गया था। देखिए सारी पार्टियों में होता है। अभी आप देख लीजिए दिल्ली में हमारी बहन को जो है मुख्यमंत्री आवास पे मारा गया। तो घटनाएं होती रहती हैं और ये नहीं है कि हम इस चीज़ को अंदर रखें, लेकिन इस सरकार में कम है। और हमारी जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है बहनों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। हमको आप बनारस के विकास पे कुछ बता सकते हैं? आप चले जाइए, आप एयरपोर्ट चले जाइए, देख लीजिए, अपने सामने देख लीजिए जो है, और उसके बाद आप सफाई व्यवस्था देख लीजिए। अब इससे ज़्यादा विकास की बात क्या करेंगे? मतलब सफाई होना और ये सब होना ही विकास है क्या? बनारस में मल्टीनेशनल कंपनियों का आना विकास नहीं है? बिल्कुल है सर। बड़े बड़े उद्योगपतियों का उद्योग लगाना विकास नहीं है? बिल्कुल है। कितने ऐसे काम हुए 10 सालों में? आज मोदी जी ने जो 1-1 लाख रुपए और वेंडरों को दिए, जो छोटे वेंडर हैं, वेंडरों को पहले 10,000 दिया जाता है, 1 लाख नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि उनको 10,000 रुपये दिया गया, अपना वो धंधा कर रहे हैं। और जो लोग हैं जो बड़े उद्यमी हैं उनको भी तो लोन दिया गया, उनको भी तो रोजगार मिला, उनको भी तो रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आपके लोन से एक बात नया सवाल जन्म लेता है कि मोदी सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16.5 लाख करोड़ का लोन माफ़ कर दिया और गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार का 1 रुपया भी नहीं छोड़ते। इस पर क्या कहेंगे? देखिए आप भी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, इसका तो दर्द आराम से समझ सकते हैं। बिल्कुल मैं भी मध्यम परिवार से आता हूँ, लेकिन जो है मोदी जी
ऐसा नहीं है कि उनका 16 करोड़ रुपया माफ़ कर देंगे, 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उनसे वसूल किया जाएगा। चलिए अच्छा ठीक है। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? अशोक कुमार, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। यहीं बनारस में ही? जी हाँ। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल क्या, जनता में आक्रोश है, आक्रोश किस चीज़ का? महंगाई, भ्रष्टाचार, यही सब है। भ्रष्टाचार पे तो नरेंद्र मोदी जी लगाम लगा रहे हैं। आपके सामने है कौन सा अभी भ्रष्टाचार? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो ये व्यक्तिगत अपना कोई भाजपा में सम्मिलित करने के लिए उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के जेल में किया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार ही तो है नहीं। भ्रष्टाचार जो है खुलेआम सड़क पे घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी जो लिप्त हैं, अधिकारी घूसखोरी कर रहे हैं सरेआम। यहाँ पे कोई भी काम बिना पैसे का हो ही नहीं सकता है, यही ना भ्रष्टाचार है। महिला सुरक्षा पे क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा पर आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती है, आपके सामने है, छिपा तो है नहीं। हमें किसी भी सरकार से विरोध में नहीं, जो सामने है वो धरातल सामने छिपा नहीं है। बनारस में क्या माहौल है? हवा किधर चल रही है? माहौल, हवा जनता के ऊपर है, जनता आक्रोशित है। लेकिन जनता को मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। अब मोदी पूरे देश में ही मोदी छाए हुए हैं, चुनाव ही पूरा मोदी पे, अन्य विपक्षी कोई है ही नहीं, सब जेल में चले जा रहे, तो रहेंगे कहाँ से? विपक्ष का इस तरीके से जेल में जाना और कमज़ोर हो जाना क्या देश के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है? लोकतंत्र के अच्छा नहीं। जहाँ पे सरकार के सामने विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होगा, चाहे सरकार किसी की हो। आखिर किस मंशा के साथ सरकार ये काम कर रही है? अब सरकार की मंशा ये होगी मैं सत्ता में बना रहा हूँ, सत्ता में बने रहने के कारण ये पूरी सरकार ताना बाना बुन रही है। सबसे बड़ी बात है व्यापारी, मिडिल क्लास के व्यापारी पे कोई ध्यान नहीं है सरकार का। मिडिल क्लास के व्यापारी दिन प्रतिदिन अपनी संपत्ति धीरे धीरे बेच रहा है, इस पे सरकार पे कोई ध्यान नहीं है और उस पर लिपापोती किया जा रहा है। किसी भी सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए कुछ भी नहीं किया। सरकार नहीं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मध्यम वर्गीय दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, अपनी संपत्ति से बेदखल होता चला जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार मध्यम वर्गीय परिवार अपनी रोज की जरूरत पूरी करने के लिए कर्ज का सहारा ले रहा है। दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं कर्ज दे रहा और उस पर गवर्नमेंट कर्ज अलग दे रही है और वो कर्ज पे कर्ज, एक छोटी सी मोबाइल कर्ज पे दे रही है, उसकी सिविल खराब हो जा रही है, वो किसी लायक नहीं बच रहा है। ये क्या है? एक रिक्शे वाला को मोबाइल किस्त पे दिया जा रहा है, उसकी सिविल खराब हो रही है, भविष्य में उसको कुछ लेना पड़े तो नहीं ले पाएगा। आप किसका समर्थन करते हैं? मैं किसी एनडीए की इंडिया? मैं किसी का समर्थन नहीं, आम जनता हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। सरकार आम पब्लिक के लिए काम करे, वही सबसे अच्छी बात है। नहीं, अगर नहीं इस बार नहीं, किसी दिन आक्रोशित होकर श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा इंडिया का भी। इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है, एनडीए वर्सेस इंडिया होगा या भाजपा वर्सेस जनता? नहीं, जनता तो आक्रोशित पूरे देश की है, जनता आक्रोशित है। अब इंडिया में भी वही नेता है और एनडीए में भी वही नेता है, किसी पे लेबल नहीं लगा है। आज वो विपक्ष में है तो अपने आप को साफ सुथरा बन रहे हैं, वो पक्ष में है तो अपने आप को साबित कर रहे हैं मैं दूध का धूला हूँ। तो अगला पीएम कौन होना चाहिए? अगला पीएम जो एक साफ सुथरी मिडिल क्लास को देखते हुए अगर वो बने तो वो वही सबसे अच्छी है, जो मिडिल क्लास के लिए सोचे, व्यापारियों के हित में सोचे, वही पीएम होना चाहिए। हमारे सोचने से सिर्फ नहीं होगा। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा? कृष्णा यादव। कृष्णा यादव जी यहीं बनारस के हैं कि बाहर? नहीं, भगवान डिस्ट्रिक्ट का है, बिहार का। बिहार से है। क्या उम्र है आपकी? वोट देते हैं? हाँ, वोट देने जाते हैं? नहीं तो अभी तो हम नहीं जाते रहे हैं, हम दिए हैं बनवाने के लिए। वही क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल ही रहा होगा, कोई सरकारी एग्ज़ाम का पेपर वगैरह देते हैं? अरे कोई सरकारी का पेपर एग्ज़ाम वाला वो आया था बिहार पुलिस का, वो भी रद्द हो गया, अब उसका भी अगस्त में होने वाला है। बिहार में क्या सीन है? भारतीय जनता पार्टी या लालू की पार्टी? लालू की पार्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए, लालू के ऊपर तो बहुत भ्रष्टाचार का घोटाला का आरोप लगा है। कोई नहीं है। चारा घोटाला में जेल गए थे।
अरे वो मालूम है। तो देखिए ये भाजपा जो है ना, ये बहुत महंगाई इतना बढ़ा दिया है कि क्या हम लोग बताएं। और लालू के राज में वो सब सस्ता हो जाता है। वो कितना कहाँ वैकेंसी निकाल रहे हैं, सब रद्द करवा दे रहे हैं। देख रहे हैं कि वो यूपी पुलिस का था तो वो भी रद्द हो गया। सरकार से खुश हैं केंद्र की? मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार से खुश हैं? नहीं खुश नहीं हम लोग। ना खुश होने की वजह? क्योंकि सब इतना महंगाई बढ़ा दिए हैं कि हम लोग क्या बोलें। चलिए अच्छा ठीक है। सर क्या नाम पड़ेगा? हमारा हेमंत सिंह नाम है। क्या करते हैं? व्यवसायी हैं। व्यवसायी हैं। यहीं बनारस में ही? हाँ। तो सर व्यवसाय आप करते हैं तो इस समय मार्केट की क्या स्थिति है? बहुत ख़राब स्थिति है। छोटे वर्ग के लोग तो का व्यवसाय तो फल फूल रहा है, हम लोग का व्यवसाय बहुत नहीं चल रहा है। किस चीज़ का व्यवसाय है? कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन तो खूब हो रहा है। बड़ी कंपनियां आ गए हैं, छोटे कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़ा मैंने वो ग्लोबलाइजेशन करके सारी चीज़ें बड़े जो क्रेडेंशियल वाले ठेकेदार हैं जो बाहर से आए हैं वही लोग ले पा रहे हैं। तो इस महंगाई से क्या कंस्ट्रक्शन पे कोई असर आया है? नहीं, असर तो हम लोगों पे आया है। बाकी बड़ी कंपनियां जो बाहर से आ रही हैं वो कर ही रही हैं, तो लोगों का अपना चली लिया, उनको अपने मन मुताबिक रेट मिल जाता है, क्योंकि वो पहुँच वाले लोग हैं। हम लोग छोटे ठेकेदार हैं, 50 लाख करोड़ रुपए का काम करते हैं, तो उसमें दिक्कत है। और इतना आपस में हैं, ज़्यादातर हैं, मॉब में हैं, सबको रोजी रोजगार चाहिए, तो इतना बिलो चला जा रहा है और ऑनलाइन हो रहा है, और किसी न किसी विधायक जी के ही क्षेत्र में काम करना हो रहा है। तो बाकी चीज़ें तो अंदरूनी हैं कि कौन कितना परेशान हो रहा है। अब इसको क्या कहा जाए आपके चैनल की। इस डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है? देखिए विकास तो हुआ है, रोड का सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, और बड़े लोगों का ही विकास हुआ है। और या तो एकदम छोटे रेवड़ी ठेला लगाने वाले वो लोगों के लिए रोजगार है। लोगों को तो 5 किलो अनाज पे सीमित कर दिया गया। देखिए वो तो स्थिति क्या है ना कि जिससे उनको सुविधा, हम लोग के हिसाब से अपना मत से सुविधा देनी चाहिए, लेकिन उनको ऐसा करना चाहिए कि वो वर्क करें। बाकी उनको शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुविधा दीजिए, लेकिन करने के बाद ही कुछ करिए। ऐसे तो लोग वो बेकार हो जाएंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर 80 करोड़ जनता है तो 80 करोड़ तो बेरोजगार हो ही गई, और गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर उठ ही नहीं पाएगी। बहुत से लोगों का ये मत रहता है कि सरकार से कुछ ना कुछ वो ले लो ब्याज पे, कोई ना कोई सरकार आएगी तो उसको माफ़ी कर देगी, क्योंकि वोट की राजनीति हो रही है, तो उसमें क्या करिएगा। इन सब आरोपों के बाद भी तो हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पे आ गई। कागज़ पे क्या है उसको तो हम लोग नहीं नहीं, बता। वाकई में हमने इंग्लैंड के ब्रिटेन और के बराबर हमारी अर्थव्यवस्था पहुँच गई है। पहुँच गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये मानना है सब कागज़ ही पर है, कहीं कुछ नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं, जो बहुत ही दयनीय स्थिति को जा रहा है। बात समझे कि नहीं। बाकी सारी सरकारें जो है वोट की राजनीति कर रही हैं, और सब लोग जातिगत राजनीति कर रहे हैं कि वो बैकवर्ड हैं तो वो दलित हैं, वो ये कुछ हैं, यादव हैं, वो फलाने हैं। और बाकी चीज़ें जो है मध्यम वर्गीय परिवार में ठाकुर है, पंडित हैं, लाला हैं, ये लोग आते हैं। अब विकल्प किसी के पास है नहीं, अब वो कहाँ जाएंगे। और इनको जो है बीजेपी को ये पता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे। आज सही बात है कि कहाँ जाएंगे हम लोग। तो सत्ता परिवर्तन होने की कोई संभावना है? मुझे तो नहीं लगती। सारा जो है वोट ही जब 5 किलो अनाज में सब शिफ्ट कर गया है, तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं हम, आप कुछ नहीं कर सकते। जनता के दिल में अंदर से आ जाए, कुछ जन जागरण हो जाए तो बात की बात है, लेकिन अभी तो भाई मोदी जी ही हैं और वही रहेंगे। सर हम चाहते हैं कि आप आम आदमी की तरफ से हमारी आने वाली नई सरकार को कोई राहत के लिए अपने तरफ से संदेश दे दें। मैं तो यही, जो भी सरकार आए वो सारे वर्ग के लोगों को उनके हित के लिए ही कोई ना कोई योजना लाए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में चाहे वो ठक्कुर हो, पंडित हो, लाला, उसमें भी गरीबी रेखा के लोग नीचे हैं। वो शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाते, लेकिन उनको कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे घर के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो छड़ जाते हैं, उनको रोजी रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे हैं, डिग्री पड़ी हुई है, और छोटा व्यवसाय करना ही चाहते हैं। हम लोग रेवड़ी ठेला लगा नहीं सकते, और उसी में अपना अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं। बहुत स्थिति खराब है। अब मैं क्या बताऊं आपसे। चलिए, सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी विशेष कुछ ध्यान दे, उसके लिए कुछ योजना लाए, जिससे उस मध्यम वर्गीय जो बड़े भाई काम कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है। जो गरीबी रेखा के नीचे आए हैं, चाहे वो ठाकुर ही हो, पंडित जी हों, लाला हों, राय साहब लोग हैं, उसमें हर वर्ग में गरीब हैं, तो उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्योंकि वो सामान्य जनरल से आते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। वो घर में एक टाइम का भोजन करने को मजबूर हैं इस समय, ये स्थिति है।
और जो ठोक बने मध्यम वर्गीय परिवार में जो भी काम लोग कर रहे हैं उनको भी एक क्राइटेरिया बना देनी चाहिए कि बड़े ठेकेदार हैं तो उसमें इतने इतने वर्ग के लोग यही लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि अब जो रोडें हैं मान लीजिए 50-50 की है, पूरे ब्लॉक में आ रही हैं, तो योजना अभी तो रोका गया है सारे लोग मिल के कि पूरे एक ब्लॉक में 50 रोडें हैं तो 50 रोड एक ही आदमी ले लेगा जो जिसका क्रेडेंशियल है, तो अब उनके नीचे काम करो। अब वो कुछ भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, आप करेंगे तो 20 ठो जाँच 20 ठो व्यवस्था उसी में किसी न किसी विधायक जी की है 20% 25% बिलो। जब मैंने आपके आगरण दर से नीचे काम हो रहा है तो उसको काम कैसे करने दे रहे हो? आपको कैंसिल करना चाहिए, ठीक है, लेकिन उस पर कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है? देखिए इस इंजन में यूपी की जो मैं बताऊं ये कानून व्यवस्था अच्छी है, सारे वर्ग के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें आप चुनाव में देख रहे हैं कि इसमें जितने चुनाव हो रहे हैं माफिया चुनाव से बाहर हैं, वो लोग गली गली प्रचार कर रहे हैं। अब किस रूप में प्रचार रहे हैं, क्यों प्रचार कर रहे हैं, ये सत्ता खुद समझ रही है, समझे कि नहीं, कि भाई किसी तरह की सत्ता सरकार की जो है ध्यान उनके ऊपर थोड़ी नरम रहे। सारे लोग अपना गली गली घूम रहे हैं, नहीं तो यही लोग जो है हारन देते थे, कोई हटता नहीं था तो उसको रोकते चले जाते थे। लेकिन आज योगी जी की सरकार है, उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। घूसखोरी कम हुई है सरकार में? अब देखिए इसको तो मत बोलिए, घूसखोरी तो मैंने ऊपर से तो सही हैं, नीचे तो जो 100 रुपये का काम होता है वो 1000 में हो रहा है, ये जान लीजिए। तो सरकार में इतनी प्रॉब्लम और खामियां आप बता रहे, फिर भी कि लोगों के पास ऑप्शन न होने की वजह से क्या लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे आगे भी? अब देखिए इसमें क्या है कि सरकार जो है वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जितने जिसको कल के डेट में हम करप्ट कह रहे हैं वो मेरे मन मुताबिक आ जा रहे हैं तो चरित्रवान हो जा रहे हैं। तो ये हम लोग कंफ्यूज हैं थोड़ा इस मामले में कि कल के डेट में आप ही जिसको जो है करप्ट कहते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, और वो आपके हित कर काम करने लगे, आपके साथ मिल के काम करने लगे तो ये ईमानदार हो गए। इसमें जनता बहुत कन्फ्यूज़ है। आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत ही चर्चित शब्द चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की वॉशिंग मशीन। देखिए अब तो इसको वॉशिंग मशीन कहिएगा ना, कि कल के डेट में जो चोर है वो मेरे साथ आ गया, वो ईमानदार हो गया। सारे लोग हरिश्चंद्र का पता बताते हैं कि मैं उनके घर से हूँ, बात समझ में आई? तो इसमें आम जनता ही कंफ्यूज है, क्योंकि कल के डेट में जिसको आप ही चोर कह रहे हैं आज के डेट में उसको आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं नहीं ये सबसे सही है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो सरकार ही समझे इसके बारे में। चलिए ठीक है। क्या नाम अंकल जी, क्या नाम पड़ेगा? मेरा संजय बरनवाल। यहीं बनारस के हैं आप? जी जी। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। सरकारी या प्राइवेट? नहीं सरकारी है। सरकारी? तब तो फिर सवाल पूछ सकते हैं अगर आपकी इजाज़त हो चुनाव को लेके। बोलिए। क्या माहौल चल रहा है बनारस में? माहौल तो बनारस में मोदी जी के अलावा कोई और नहीं है, करें मोदी जी ही हैं यहाँ पे माहौल। और जो ये उनके सामने लड़ रहे हैं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय राय और बसपा की तरफ से अतल जमाल लरी, इन लोगों के में कुछ कहेंगे? देखिए एक चीज़ कहा गया ना कि जो टेस्टेड है उसको यूज़ करना चाहिए, जो नॉन टेस्टेड है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो टेस्टेड है वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो क्यों आप चेंज करेंगे? आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी को बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ता है? बनारस के लोगों में वो खूबी नहीं कि दिल्ली जाके नेतृत्व कर सके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक चीज़ कहा गया है कि योग्यता आपके कार्य से ही सिद्ध होती है। यदि आप कार्य अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको बदलना ये पार्टी का दायित्व है, और उसके बदलने से पार्टी और निखार पे आती है। जैसे हम लोग घर में कोई भी चीज़ अगर हमारी ख़राब हो रही है तो हम लोग उसी को थोड़े यूज़ करते हैं कि बार बार बनवाएं उसको यूज़ करें। उसी तरह से पार्टी भी, अगर पार्टी में अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनको बदलना एकदम अनिवार्य है। तो ये जो 75 साल वाला एक बना था एज लिमिट, इस पे जिसकी वजह से आडवाणी जी को मार्गदर्शन में भेज दिया गया था, अभी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र 74 साल है, अगले वर्ष वो 75 के हो जाएंगे, तो क्या उनको भी मार्गदर्शन मंडल में जगह मिलेगी? ये तो उनका व्यू है, पार्टी का व्यू है। नियम तो उन्होंने ही बनाया था। यदि उन्होंने बनाया तो अपने हिसाब से पालन करेंगे, ये पब्लिक से मतलब नहीं। इससे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में प्रधानमंत्री के रूप में क्या विचार है? योगी आदित्यनाथ जी बहुत योग्य आदमी हैं, उनकी जो प्रशंसा हमारा देश ही नहीं है पूरा विदेश भी कर रहा है, चारों तरफ संसार में उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया। अमित शाह के बारे में? अमित शाह भी बहुत अच्छे हैं, उनकी रणनीतियाँ बहुत कामयाब है। प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए? प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए पार्टी डिसाइड करे वो ज़्यादा अच्छा होगा। पब्लिक तो ओपिनियन बनाती है, हर नेता बढ़िया हो, अगर अच्छा नहीं है तो उसको हटाए, और ये दोनों ही नेता अपनी जगह बहुत अच्छे हैं।
इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी है आपको? हाँ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो एक तरह से पार्टी फंड के लिए दिया जाता है। जी, तो इसमें सभी पार्टियों ने खुलकर और भरकर चंदा लिया है। जी जी। तो लेकिन इसमें मुख्य बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर हिंदुत्व और तरह तरह के धार्मिक मुद्दों को उठाती रहती है, और वहीं बैकडोर से गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से 450 करोड़ के लगभग का चंदा लेती है। इस पे क्या है? इसकी जानकारी नहीं है। की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं है, अगर है भी तो अच्छा नहीं है। तो ये क्या हिंदू के साथ धोखा नहीं है? अब ऐसा, जब तक कोई चीज़ हमको स्पष्ट जानकारी नहीं तो हम इस तरह की बात क्यों कहें। चलिए, अच्छा ठीक है। सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? नाम बता दीजिए। विजय कुमार। क्या करते हैं? बिजनेस है यही बनारस में? बनारस में। क्या माहौल चल रहा है बनारस में? लोकल मुद्दे पे इस बार चुनाव होने वाला है या राष्ट्रीय मुद्दे पे? राष्ट्रीय मुद्दे पे ही होने वाला है। यहाँ पे मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे? हाँ, आने की 2 बार से, हालांकि वो चुनाव जीते हैं, तो इस बार जनता उनसे खुश है वाकई में? हाँ, जनता खुश है भाई। आज महंगाई बेरोजगारी का कोई असर? ऐसा नहीं है। जैसे भाई कुछ अगर कुछ काम होगा तो कुछ तो महंगाई आएगी ही। बस महंगाई तो कोई सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती, ये तो वास्तविकता है, लेकिन बेरोजगारी दूर हो सकती है। बेरोजगारी दूर हो तो 5 किलो अनाज ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है या फिर मुफ्त और नौकरियाँ? जरूरी तो आज जनसंख्या नियंत्रण, आज अगर वास्तव में आप देखिए महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पे बात नहीं हो रही है। सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लाने का विचार किया है। हाँ, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जनसंख्या विस्फोट भारत को एक नई समस्या की तरफ ले जा रहा है। आपको रहने खाने पीने सबकी समस्या, हर आपके आर्थिक जो संसाधन है उनका दोहन बहुत तेज़ी से होगा, जो आपके देश को बहुत कमज़ोर करेगा। आखिर ये जनसंख्या बढ़ी कैसे? नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी तो वो तो नेचुरल सी चीज़ है कि भाई आप अगर कोई नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो यहाँ के लोग तो, ये देखिए, ये हम लोग का गर्मी वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान नहीं देते। कुछ विशेष धर्म के लोग बोलते हैं कि इनमें कुछ लोग बोलते हैं कि जनसंख्या बढ़ाने में कुछ विशेष धर्म का हाथ है। नहीं है, वो तो आंकड़े भी बता रहे हैं, वो हमको आपको किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि किसकी जनसंख्या पूरे देश में छोड़िए, आपके विदेश और पूरे संसार में बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ने से क्या दुष्परिणाम आगे भविष्य में हो सकता है? यही, आपके आर्थिक संसाधन सीमित है, वो सारे ख़त्म होंगे, आपके आर्थिक संसाधनों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप उतना अनाज नहीं पैदा कर सकते। चाइना की भी तो आबादी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने रोक लगाया ना, उन्होंने आबादी पे अपने रोक लगाया, और भौगोलिक स्थिति में भारत से वो कम से कम 2.5 से 3 गुना बड़ा है। चलिए ठीक है। अरे भैया, हम भूले नहीं, हमें सब पता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपक मौर्य। दीपक जी, क्या करते हैं आप? प्रिंटिंग प्रेस का जॉब है। प्रिंटिंग प्रेस, वो जो बैनर वगैरह प्रिंट होता है, तो धंधा कैसा इस समय चल रहा है? ठीक है, बढ़िया है। करने वाले आदमी नहीं मिल रहे हैं, काम करने वाले आदमी नहीं है, मजदूर है ही नहीं है, खाली बेमतलब का फिजूल वक्त है कि बेरोजगारी है। एक आदमी नहीं मिलते काम करने के लिए, पैसा देने पे भी काम करने के लिए नहीं। कितना तनख्वाह दे रहे हैं? कितना चाहिए? अरे आप कितना ऑफर कर रहे हैं? पूछना पड़ता है कितना लोगे। नहीं, एक आप अपने लेबरों को तनख्वाह दे रहे होंगे ना, कितना देते हैं? नए लड़के को 10,000, और पुरानों को? पुराने को जैसा एक्सपीरियंस वैसा पैसा। फिर तो उनकी किस्मत खराब है, वो आपके पास नहीं आ रहे हैं काम करने। हाँ, नौकरी मिल नहीं रही, आप दे रहे हैं तो लोग आ नहीं रहे। लिया 2 लोग का भी बेरोजगारी दूर। लेकिन सरकार ही आंकड़े जारी करके बता रही है कि देश में इतना बेरोजगारी चल रहा है। खाली विपक्षी लोग करते हैं। सरकार आंकड़े बता। अरे यार, विपक्षी लोग भी खुदा बेरोजगार पड़े हैं तो क्या होगा अब इधर। अरे चलिए ठीक है। मैं डॉक्टर पटेल, क्लिनिक चलती है। अच्छा, डॉक्टर हैं आप? किस स्पेशलिटी? जनरल फिजिशियन। अरे वाह सर, क्या बात है। सर ये बताइए, मध्यम वर्गीय परिवारों को इन 10 सालों में राहत मिली है या उनके ऊपर कर्ज बढ़े हैं? राहत मिली है। जैसे कि कौन कौन सी राहतें? सारी सुविधाएं मिले आपको। क्या कुछ सुविधाएं बता दीजिए नाम। बिजली है, पानी है, सब कुछ तो मिलता है। महंगी बिजली हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में परसों अडानी के ऊपर एक आरोप लगाए घोटाले का कि उन्होंने सस्ता कोयला खरीद के और उसके बाद बिजली कंपनियों को महंगा कोयला बेचा, जिसका परिणाम आम जनता महंगी बिजली बिल चुका के भर रही है। अगर आदमी ये कहता है कि महंगी बिजली मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये गलत है।
आदमी का सैलरी भी तो बढ़ा है। एक मजदूर आदमी पहले 250-300 रुपये पे कमाता था, काम करता था दिन भर। आज उसकी मजदूरी 500 रुपया हो। आज उसकी न्यूनतम मजदूरी 350 रुपया आ रहा है। 500 रुपया कमाते हैं। ये कागज पे है। मजदूर आप अपना काम करवाइए, पेपर गई तेल लेने। अब अपने यहाँ काम करवा के देखिए कोई। क्या हम अभी तो बताइए, जनता में जो ओपिनियन ले रहे हैं वो बता। जनता गलत कर रही है ना, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं ना। मतलब मजदूर गलत कह रहा है। कौन मजदूर गलत कर रहा है? एक तो मजदूर को बुला के दिखाइए हमको। मजदूर है ही नहीं है यार, मजदूर तो गलत। कोई एक मजदूर को ला के दिखा दे। मजदूर है ही नहीं है अब कोई। कोरोना में जो पलायन हुआ था किनका हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कोरोना में जो लोग पैदल जा रहे थे वो कौन थे? मजदूर नहीं थे? वो मजदूर थे तो आ क्यों रहे थे वापस? वही तो, कौन थे वो? मजदूर नहीं थे तो कौन? अरे यार तो पेंडेमिक काल था, उसमें उसका सर ने बोला कि मजदूर है ही नहीं। मैं उस पर इनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जब कोरोना में पलायन हो रहा था तो वो कौन थे? मजदूर नहीं थे? अरे तो काम धंधा बंद हो जाएगा तो करेंगे क्या? अरे सवाल ये नहीं है, आपने बोला मजदूर है ही नहीं। मजदूर है, मजदूर बिना देश नहीं चलता है। इस देश को चलाने के लिए हर वर्ग के लोगों को ज़रूरत होती है। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई शिक्षक होता है, कोई मजदूर होता है, कोई मिस्त्री होता है, तभी तो ये देश चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमको ये बताइए, अभी हाल ही में जो नीट का पेपर लीक आरोप लगा है, नीट का पेपर लीक हुआ है, इससे युवाओं के भविष्य पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इसको बंद होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। पेपर लीक होना गलत है, 200% गलत है। तो सरकार को लगाम लगाना चाहिए। बिल्कुल लगना ये चाहिए। लीक हो कैसे जा रहा है? अब वहीं अंदर की व्यवस्थाएं कुछ ढीली है, जो अपना जो है कुछ स्वार्थ नहीं, स्वार्थों के लिए अपना कर लेते हैं। कुछ लोगों की वजह से सरकार बदनाम। बिल्कुल है। अच्छा, महिला सुरक्षा पे कुछ बात होगी? महिला सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षित है आज के डेट में। आज के 2 बजे रात में भी आपके हमारे घर की महिलाएं बाहर निकल जाती हैं। BHU IIT में क्या कांड हुआ था पिछले साल नवंबर में? कुछ चीज़ों को छोड़ दें। लेटेस्ट में केजरीवाल पहले लेटेस्ट में केजरीवाल के घर में क्या कांड हुआ था? थोड़ा सर खुल के बताइए ना। लेटेस्ट में केजरीवाल के घर में क्या कांड अरे हुआ? वही तो पूछ रहे, खुल के बताइए क्या? वो डॉक्टर साहब बढ़िया बताओ। डॉक्टर साहब आप बताइए वो तो मान लीजिए एक एपिसोड था। क्या हुआ था, कुछ खुल के बताइए ना। केजरीवाल का जो पीए था, हाँ, वो उन्हीं के एक पार्टी की मेंबर थी। उसको बुला करके वेटिंग रूम में बुला करके उसके साथ मारपीट किए जी और इवन गाली गलौज किए जी जी। और जो कर सकते थे किए उन्होंने। ये महिला कौन थी? वो महिला नाम तो नहीं पता कौन। स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल। सर ये वही स्वाति मालीवाल है ना जो पहलवानों के आंदोलन में पीटी गई थी और सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप थे, और आज पिटने पे सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला उड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? वही स्वाति मालीवाल है। जब पहलवानों के आंदोलन में पिटी गई थी पुलिसों से तो सब कोई शांत था। आज अंदर बंद कमरे में पिटी है, जिसका कोई कैमरा फोटो भी नहीं है, फिर भी सब हल्ला उड़ा रहे हैं। वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है ना, तो कोई ऐसा सबूत तो आया नहीं अभी। उसके पास उसका मोबाइल तो सर्च करें आप। खैर जब आएगा तब का तब देखा जाएगा। बनाई हुई है वो क्लिप बनाई। ऐसा क्यों? जब वो उस टाइम पिटी थी तो कोई हल्ला नहीं हुआ, आज पिटने पे क्या ये चुनावी माहौल की वजह से हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। आज दिल्ली में वोट पड़ने वाले हैं, पढ़ भी रहे हैं। हो सकता है केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल तो ऐसे ही नुकसान में है, उनको फायदा कब मिलने वाला है? दिल्ली की जनता समझ गई केजरीवाल को हटाने हैं। दिल्ली की जनता ने 3 बार उनको चुना है पूर्व बहुमत के। नहीं करेंगे ना इस बार। हाल ही में MCD में हराया है पिछले इस बार का वोट कैलकुलेट कर लीजिए। इस बार केजरीवाल बुरी तरीके से। लोकसभा में भाजपा हमेशा आगे रहती है, 5,500 जीत का आंकड़ा रहता है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ही आएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोकसभा में भाजपा जीत जाती है, विधानसभा में हार जाती है? ऐसा नहीं होना, इस बार बीजेपी ही आएगी विधानसभा चुनाव में भी। कोई विशेष कारण? बस केजरीवाल से देश ऊब चुका है। अच्छा, तो देश इस समय किससे खुश है? बीजेपी से, मोदी जी से। मोदी जी से क्यों खुश है? मोदी जी से आप नहीं खुश हैं, हम नहीं खुश हैं। अरे हमारी बात छोड़िए, हम जनता की राय जानने आए। जनता की राय हम भी तो कह रहे हैं खुश हैं। हम भी तो में बैठे मिले, हमको 4 लोग मिले कि जो खुश नहीं है। उनके विपक्ष वाले रहे होंगे। मतलब जो खुश नहीं है वो विपक्ष है ना? बिल्कुल है। जो मोदी सपोर्टर नहीं है वो देश विरोधी है। मोदी का कोई एक काम गलत बता दीजिए, उस गलत किए हो। क्या? मोदी का कोई एक गलत काम बताइए। अब हम कैसे बता सकते हैं सही गलत? आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हम भी तो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप हमको ये बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेना सही है कि गलत? वो जबरी का चंदा दे रही है तो लेने में क्या जाता है? जबरी का? बिल्कुल। लोगों के यहाँ CBI ED से छापा मरवा कर इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसा लिया गया वो सही है कि गलत? वो CBI का एक स्कैंडल है, उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ ऐसा कुछ नहीं है। चंदा हमारा 2 करोड़ हर साल रोजगार देने को आया और 75,000 रोजगार पे सिमट गए, ये सही है कि गलत?
रोजगार हर आदमी को चाहिए। हर पढ़ा लिखा BA BSc कर के सोचता है रोजगार ले, ये भी गलत है। आपके अंदर गुड टेक्निक हो, आपके अंदर टैलेंट हो। महिला सशक्तिकरण बिल पास करते हैं तो आप हमको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री बनाया? उस योग्य कैंडिडेट होना चाहिए ना। कोई ज़रूरी नहीं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे हम बिल पास करें और किसी एक महिला। भारतीय जनता पार्टी में कोई योग्य महिला नहीं जो मुख्यमंत्री बन सके? अभी हाल फिलहाल मोदी जी किसी भी राज्य में नहीं। योगी जी के अलावा इसमें कोई बेस्ट कैंडिडेट नहीं है। अरे मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात। कहते यूपी के बारे में विशेष जानते हैं। वसुंधरा राजे को हटा दिए, योग्य नहीं थी राजस्थान से। अब उनको कुछ रहा होगा, पार्टी की बात रही होगी। अब तो कुछ बदलाव अपने दम बनी थी ना, जब मोदी जी नहीं थे। मोदी जी के आने के बाद कहाँ बन पाई? अरे तो खारी भी तो उन्हीं अपने ही दम पे ना, अगली बार चुनाव हारी भी तो अपने ही दम पे ना। वो भाजपा, वो वहाँ राजस्थान का रिवाज है, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। ठीक है, कुछ तो रिवाज बीजेपी में भी तो बदलना चाहिए ना। ये बात सही है आपका। महिला सशक्तिकरण बिल पास करके महिलाओं को जगह न देना, ये कोई जरूरी नहीं बिल पास कर दें तब उनका ऊंचे पदों पे बैठा दे, ऐसा नहीं है। 5 किलो अनाज या रोजगार, हर हाथ रोजगार। 5 किलो अनाज उसको चाहिए जो उस योग्य हो। यहाँ तो किस योग्य हो? अरे जो बेचारा इसमें गरीब है, जो 5 किलो अनाज से अपना जीवन भी बिता लेता है। बहुत से गांव में जाएंगे तो ऐसा ही दिखता है। चलिए अच्छा ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे? बस ऐसा कुछ नहीं है। अब जिसकी भी नई सरकार बनेगी, वो न्यू डेवलपमेंट पे कुछ अपनी सरकार अब की बार मोदी की बने। और आप सभी से निवेदन है कि मोदी जी को 400 पार कराइए। देश बचाइए। सर हमारे चाहने से थोड़ी होगा। बस आप लोग चाहेंगे तो अपने माध्यम से भी कर सकते हैं। आप ही लोग तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है। कि हम वो बड़े मीडिया वालों की तरह नहीं है जो सिर्फ चरण वंदना करें। हम दोनों पक्ष की बात करते हैं और दोनों की बुराई बतियाते हैं। मिल जाए कोई विपक्ष का, मैं उससे भी तीखे सवाल पूछूंगा। नहीं, अच्छी बात है। एक बेहतर पत्रकारिता यही है। सर आपने काफ़ी अच्छा चीज़ बोला कि पत्रकार को ही असली हथियार है, लेकिन किसी भी पत्रकार को राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए। आप सच्चाई को सामने रखिए, वो ज़्यादा जरूरी। तो मैं सच्चाई तो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आपके सवाल एकदम सही हैं। देखिए, सरकार निरंकुश ना हो, उसके लिए उसके ऊपर भी जो है नियंत्रण ज़रूरी है। और ये उनकी सच्चाई भी जनता के सामने आना भी उतना ही ज़रूरी है, जिससे आदमी जाने सुने। लेकिन ओवरऑल मोदी जी के हर काम से आपका देश प्रगति पे है। दूसरा, इंटरनेशनली आपके देश की छवि बनी है। इसके पहले इंडिया को लोग सपेरों के देश के रूप में जानते थे। उसी टाइम चाइना को भी क्या नाम है, मरीज के नाम से जाना जाता था। जी। लेकिन चाइना आज कहाँ निकल गया, हम कहाँ निकल? नहीं, तो चाइना की प्रोग्रेस पिछले 40 साल की है और आपके इस देश की प्रगति पिछले 10 साल की है। सर हमें आप क्या बता सकते हैं, भारत हमारा टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ा? टेक्नोलॉजी में आज की स्थिति ये है कि आप, छोटी सी बात है कि जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता था, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, आज आप निकलिए मार्केट में, छोटे छोटे ठेले पे, छोटे छोटे खोमचे पे QR कोड के बार कोड लगे हुए हैं और 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये के जो। सर मैं इन छोटे मोटे टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरी बात सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट टाइप iOS, एंड्रॉयड या कंप्यूटर में लगने वाले पार्ट्स, इंटेल प्लेटिनम और प्रोसेसर, ये सब भारत ने क्या निर्माण करना शुरू किया? बिल्कुल चिप, आपको अभी ताज़ा चीज़ आपको, सेमीकंडक्टर चिप की बात नहीं कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर चिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके बड़े बड़े इक्विपमेंट के साथ साथ छोटे इक्विपमेंट में भी लगती है। अभी आपको याद होगा कि पिछले कुछ 1 साल पहले मोटर आपके कार और इस सब का उत्पादन कम कर दिया गया था केवल चिप के अभाव में। मोबाइल बनना बंद हो गया था केवल चिप के अभाव में। बहुत सारी सर्विसेज पे चिप का इफेक्ट पड़ा था, तो गवर्नमेंट इससे परेशान हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने फिर डिसीजन लिया कि अब ये चिप हम अपने देश में भी बनाएंगे। अच्छा सर, एक राष्ट्रीय प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा। अभी राजनाथ सिंह जी मंच से खड़ा होकर उन्होंने POK को वापस लाने की बात की है। क्या आप बता सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 2024 में सरकार बनती है तो POK वापस भारत में कब तक जुड़ जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। आप ये देखिए कि पहले हम लोग अपने कश्मीर को बचाने का प्रयास करते थे, हम लोग उस पर जवाब नहीं दे पाते थे।
जब पाकिस्तान हमारे कश्मीर के लिए इशू उठाता था तो हम उसका जवाब देने में ही व्यस्त रहते थे। आज स्थिति है कि 370 हट गया, हमारा कश्मीर हमारे पास है। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम उनके जो हम आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे। आपने 370 का बात किया, तो सबसे पहले मैं 370 हटने का बात किया आपने। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 370 लगा क्यों था? ये तो कांग्रेस जाने, उस समय के लोग जाने, हम लोग क्या। हम बता देते हैं आपको। 370 इसलिए लगा था कि जब भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो 1947 में राजा हरि सिंह थे जो कश्मीर के राजा, वो ना भारत में आना चाहते थे ना पाकिस्तान जाना चाहते थे। और उस दौरान पाकिस्तान ने हमला कर दिया राजा हरि सिंह के क्षेत्र पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ वो उन्होंने आग्रह किया, यहाँ से सेना भारत की गई और वहाँ पे उसको विलय करा लिया गया। विलय कराने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए, वहाँ के नागरिकों को स्पेशल अधिकार, जिसका नाम 370। कांग्रेस कहती है कि 370 जो है वो एक पुल का काम करती है जम्मू कश्मीर और भारत में। अब तो कांग्रेस के समय में ही वहाँ पे संविधान 370 का हटा दिया गया था, भारत के संविधान लागू होता था। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए ना। तो ऐसा देखिए, कहना है कि वहाँ के लोगों को स्पेशल अधिकार देने के लिए 370 का अधिकार दिया गया था। अरे वो उसी शर्त पे तो वो जुड़े ही थे ना भारत में। देखिए, आपका जब राजा ने कह दिया कि हमको आपके साथ रहना है, तो आपके पास सशक्त सरकार थी, तो आपको उनको शेल्टर देना चाहिए। राजा ने तो टर्म्स एंड कंडीशन लगाया था कि हम आएंगे आपके देश में। तो भैया पूरी बात हो जाए, आपके पास मैं आऊँगा। राजा ने, मैं एकदम शॉर्ट में इनको बात बताऊँ, राजा के तरफ से था कि भैया हम आपके देश में विलय तो करेंगे, लेकिन हमको स्पेशल सुविधाएं क्या मिलेंगी। आपको एक बार इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं, वो सही बात है, वो भाई साहब ने भी बात सही कही। हमारे यहाँ एक्चुअल में सरकारों ने इतना ज़्यादा लिबरल रुख दिखाया है, ख़ास करके नेहरू जी की गवर्नमेंट ने, कि अपने भारत की बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारे क्षेत्र उन्होंने दूसरे देशों को दे दिया और यूनेस्को में जाकर के समझौता कर लिया, जबकि आपको ज़रूरत नहीं थी। यूनेस्को में? हाँ, अरे कहाँ, वो यूनाइटेड नेशन। हाँ, यूएनओ में। हाँ, यूएनओ में जाके समझौता कर लिया। ठीक है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। एक मजबूत आदमी रहेगा तो मिला जुला के क्या होगा चुनाव में वही होगा जो हमने पहले कहा कि मोदी सरकार आएगी और अच्छे से आएगी। आपका क्या राय है, चुनाव में क्या होगा? भाजपा आएगी। भाजपा